दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर दो। अगर तुमको वहां पर मिसाइल दागनी है, यूएसए के ऊपर करना है कर दो, इजराइल के ऊपर अटैक करना है कर दो, यहां तक कि जो तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम काम करो। ऐसा किसने कह दिया है? खamenei ने अपने जितने भी मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको ये बात कह दी है कि आप फ्री हैं, जैसा भी आप काम करना चाहें, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूं बंकर के अंदर। खुद जो है बंकर के अंदर है और कह रहे हैं कि जैसा भी आपको करना हो कर दो। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू खुद इजराइल के अंदर हैं? उन्होंने भी इजराइल छोड़ दिया है। रिसेंटली उन्होंने क्या किया है कि F-35 जो फाइटर जेट है उन्होंने एस्कॉर्ट किया और देश छोड़ दिया इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने। ठीक है, कम से कम खamenei जो है वो अपने देश के अंदर तो है। लेकिन बात यह है यार, देखो सीधी सीधी बात यह है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है, इजराइल खुद एक मोहरा बन चुका है यूएसए का, क्योंकि वो जो ट्रीटी थी वो तो यूएसए और ईरान के बीच में थी, लेकिन इजराइल उसको प्रेशराइज कर रहा है, उसको टेबल पर लाने के लिए उसको विवश कर रहा है कि यार टेबल पर बैठ के बात करेंगे। तो यूएसए बात करना चाहता है ईरान से, लेकिन उसको उस टेबल पर लाने का काम कौन करेगा? इजराइल करेगा। तो तेहरान के अंदर अभी सभी लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, खासतौर पर वो जा रहे हैं उस तरफ जहां पर उनके सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो इन्होंने ये कह दिया है कि ट्रांसफर कर दी है पावर को टू ईरानियन मिलिट्री, कि जैसा करना है वैसा करो, अब तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। अब देखिए, ईरान जो है, ईरान के पास में कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जिसको इजराइल भी खत्म नहीं कर सकता है। बात यह है कि अगर खamenei जहां पर हैं, अभी देखिए खamenei जो है वो अभी एक बंकर के अंदर है, ठीक है ना। एक्चुअली में देखिए कि थ्रेट्स फ्रॉम द व्हाइट हाउस, जो कि व्हाइट हाउस से थ्रेट मिल रहे थे, तो सुप्रीम लीडर ने कहा कि अब वो अपनी पावर को कहां पर ट्रांसफर करेंगे? ईरानियन मिलिट्री और खासतौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है IRGC, उनको ये पावर सौंपी जाएगी। देखिए, ईरान के अंदर दो तरह के आर्मीज काम करते हैं। एक तो उनकी जनरल आर्मी है और साथ ही के अंदर जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है वहां के सुप्रीम लीडर को, वो है IRGC। इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे बात करेंगे। अब खुद खamenei जो है वो कहां पर हैं? वो कहां पर छिपे हुए हैं? अंडरग्राउंड बंकर के अंदर, क्योंकि ईरान पूरा का पूरा बंकर पर चलता है। ये जो बंकर्स बनाए गए हैं, इन्हीं के अंदर उनके वेपन्स छिपाए गए हैं। जैसे अभी न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए हैं ईरान ने, वो भी बंकर्स के अंदर हैं। इनके जो बंकर है वो लगभग 200 मीटर से इनकी शुरुआत होती है। अभी मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। अब इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इजराइल इन बंकर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे मिसाइल्स नहीं हैं। उसको यूएसए की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूएसए अगर इजराइल के पास में वो मिसाइल्स को भेज देता है तो फिर वो मिसाइल्स बंकर तक जो है वो नष्ट कर सकती है, नहीं तो यूएसए के पास में ये पावर है। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने क्लोज फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी वो बंकर में ले गए हैं। साथ ही के अंदर इनके जो बेटे हैं मोस्ताबा, इसको भी अपने साथ में ले गए हैं, तो ये भी बंकर के अंदर है। और बंकर के अंदर पूरा इनका जो मिलिट्री ग्रुप्स है, जितना भी इनके वेपन्स वगैरह हैं, वो सब अंडरग्राउंड रहते हैं। देखिए, अब ईरान के अंदर ये पहाड़ियां हैं, ईरान के अंदर ये जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के अंदर पता नहीं लगता है कि कहां पर अंडरग्राउंड इन्होंने बेस बना रखे हैं। वहां पर ही इनके पूरे फाइटर जेट्स हैं। जैसे फतेह मिसाइल की हम लोग बात करें, जबरदस्त है। इजराइल के आयरन डोम ने भी उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और तेल अवीव के अंदर जाकर वो टकराई। तो इन ही पहाड़ियों के अंदर नीचे जो है वो बंकर बने हुए हैं। देखिए, जैसे ये टनल का एंट्रेंस है, इस टनल के एंट्रेंस से आप किस तरफ जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि नीचे तो बंकर है और पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। तो ये टनल का एक एंट्रेंस है। उसके बाद में चेक पॉइंट्स यहां पर हैं। मतलब पूरे एक ये मान के चलिए सिस्टमैटिक ढंग से इन्होंने इसको बिछा रखा है। साथ ही में जहां पर मिलिट्री पर्सोनल्स यहां पे गार्ड करते हैं, उनके लिए भी अच्छे से इन्होंने कर रखा है। और वहां पर ये बंकर में बैठे हुए थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग जो है वो बंकर के अंदर ही है। सारी फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ इन्होंने यहां पर देखिए, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट वगैरह के लिए है, सब कुछ पूरा प्रॉपर वहां पर लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ इन्होंने पहले से ही, ये आज कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से ही है। 1979 से जब वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था तब से ही ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी बंकर के अंदर चल। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो कहां पर छिपे हुए हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वेयर द ईरानियन सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, हमको पता है कहां पर है। एडिंग दैट देयर वाज नो इंटेंशन, मतलब हमारा कोई इंटेंशन नहीं है
कि हम लोग इसको मारेंगे। लेकिन बात ये क्या है, ये एक धमकी है, भाई हमें पता है जब जरूरत पड़ेगी तब मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। तो ये धमकी कौन दे रहा है? यूएसए। और यूएसए इस बिना पर ही धमकी दे रहा है क्योंकि इसके पास में वो मिसाइल है जो कि बंकर तक को इतने नीचे जाकर भी खत्म कर सकती है। तो इनको पता है कि कहां पर। और अमेरिका ने आज तक किया ही क्या है? सर्विलांस ही तो किया है। दुनिया के तमाम देशों के ऊपर सर्विलांस करने का काम किसने किया है? अमेरिका ने किया है। आज वो पूरी दुनिया का चौकीदार बना हुआ है, तभी तो उसने जीपीएस सिस्टम को एक्टिव इतना कर रखा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 25 सैटेलाइट्स है, पूरी दुनिया को वो देखते रहते हैं। आज अमेरिका ने यही किया है। अमेरिका ने यानी कि इजराइल ने जब एयर स्ट्राइक की ईरान के ऊपर, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, सुप्रीम लीडर के बाद में यानी कि इनके कह सकते हैं कि राइट हैंड हम लोग कह सकते हैं, अली शदमानी, इनको क्या कर दिया गया था? इसके अंदर किल कर दिया गया था, ये मर गए थे इसके अंदर। तो इससे बड़ा झटका ईरान को लगा था। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर फ्री कर दिया गया है वहां की आर्मी को, डिफेंस को, तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हमको देखनी पड़ेगी इजराइल और ईरान के बीच में। तो जैसे इजराइल की हम लोग बात करें तो 1,70,000 एक्टिव पर्सोनल्स हैं, जबकि यहां पर 6,10,000 एक्टिव पर्सोनल्स हैं। किसके पास में? ईरान के पास में। पहली बात तो यहां से नुकसान हो सकता है। दूसरा, रिजर्व इनके पास में है 4,65,000 और यहां पर है कितना? 3,65,000। तो रिजर्व इनके पास में ज्यादा है। और रिजर्व इसीलिए है क्योंकि ये अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करके रखते हैं। एजुकेशनल सिस्टम जो है इनका, उसके अंदर ये रिजर्व आर्मी जो है रखते हैं, क्योंकि वहां पर वो सिखाते हैं वेपन्स वगैरह चलाना। फिर अगर पैरामिलिट्रीज की बात करें तो ये जो आप लोग को नंबर दिख रहा है 2,20,000, ये सबसे ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सबसे बड़ा इनके पास में नंबर है। अगर हम लोग एयर पावर की बात करें तो टोटल एयरक्राफ्ट ईरान के पास में है 551 और ये 611 जो इजराइल के पास में एयरक्राफ्ट है, ये पूरे के पूरे यूएसए के हैं, इसके है ही नहीं ये। तो यूएसए ने अपना जो पैसा बनाया है वो इन्हीं एयरक्राफ्ट को बेचकर बनाया है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट इनमें से 240 इजराइल के पास में, 188 किसके पास में है? ईरान के पास में है। तो यहां पर थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है इजराइल। इसके बाद में स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट जो है 19 है और यहां पर 10 है। तो ये सारा का सारा जो खेमा आपको दिखाई दे रहा है इजराइल की टीम के अंदर, ये सारा यूएसए ने ही दिया है उसको, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर लैंड फोर्सेस की बात करें तो यहां पर ईरान देखिए 1713 और यहां पर 65,825, ये क्या है? आर्म्ड व्हीकल्स इनके पास में ज्यादा है। तो जब अगर फ्री कर देगा ईरान कहीं ना कहीं इनको, तो इनको मौका मिल जाएगा और वो इजराइल के अंदर जाकर क्या कर सकेंगे? अटैक कर सकेंगे। अब थोड़ी सी हमको कहानी ये समझनी पड़ेगी कि आखिरकार ईरान जो है किस तरीके से अटैक कर सकता है। पहले तो जैसे हम लोग अगर नेवी की बात करें तो 107 यहां पर है ना, फ्लीट स्ट्रेंथ है। फ्रिगेट्स जो है वो 7 है, यहां पर बिल्कुल 0 है। खास तौर पर इजराइल को नेवी की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, कभी भी बहुत कम जो है वो इजराइल ने नेवी का इस्तेमाल किया है। और ईरान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और ईरान क्या करेगा? जो हार्मुज वाटर स्ट्रेट है उसको बंद कर देगा, क्योंकि पूरी तरीके से कंट्रोल है ईरान का वहां पर। तो इजराइल जो है बामुश्किल जो है वो यूज करे नेवी का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास में जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल वो कैसे करता है, क्या है आखिरकार ये? तो आप लोग को पता होगा कि 1979 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था और ख़ामेनी जो थे वहां पर अस्तित्व में आए थे। उस समय उनको एक ऐसी सेना की जरूरत थी जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करे सुप्रीम कमांडर को या सुप्रीम लीडर को। कमांडर को नहीं, कमांडर तो खुद जो है वो सुप्रीम लीडर के अंतर्गत आएगा। तो सुप्रीम लीडर ने क्या किया? अपने नीचे एक सुप्रीम कमांडर बनाया और वही सुप्रीम कमांडर किसका था? आईआरजीसी का था। और ये जो आईआरजीसी है ये रिपोर्ट करती है सीधा। अब इसने क्या किया? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का काम किया। किसने? आईआरजीसी ने। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत इसने सीरिया, यमन, इराक, लेबनान, पैलेस्टाइन, इन सभी देशों के अंदर अपने अपने मिलिट्री ग्रुप जो है वो छोड़ दिए, जिनको मिलिशिया कहा जाता है। तो इन्हीं मिलिशिया के तहत इन्होंने क्या किया कि उनको मिलिट्री पावर दी ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत उस एक्सिस के अंदर तो कौन है? ईरान है। और ईरान ने क्या किया कि अपने अपने जो मिलिट्री ग्रुप्स थे जिनको सपोर्ट किया, उनको अलग अलग कंट्रीज के अंदर भेजना शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे 13 जून को जो है इसी ग्रुप का आईआरजीसी का एक हेड जो है वो भी मारा गया था। अब सबसे पहले देखिए आप लोग हमास की बात करेंगे। अब हमास जो है वो ये रहा। हमास बेसिकली पैलेस्टाइन के अंदर काम कर रहा है, पैलेस्टाइन टेरिटरी के अंदर, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? आईआरजीसी। तो आईआरजीसी ने इन सभी को सपोर्ट किया है। तो अगर हमास की हम लोग मेनली बात करें, उसका
मॉडरेट इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और साथ ही के अंदर 30,000 से लेकर 40,000 उनके एक्टिव पर्सोनेल्स हैं। मतलब 30,000 से लेकर 40,000 तक हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जैसे बहरीन के अंदर है, वैसे ही इराक के अंदर है, वैसे ही लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, वैसे ही सीरिया के अंदर इन्होंने अपने जो मिलिशियाज हैं इनको वहां पर बैठा रखा है, यमन के अंदर होतीज हैं। अब इनकी संख्या आप लोग देखेंगे तो जबरदस्त है, और यही क्या करते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो जब इनको फ्री छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि रिसेंटली ऑर्डर्स पास हुए हैं कि आपको पूरा फ्री है, तो ये जबरदस्त अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर करेंगे। लेकिन इजराइल जो है इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। इजराइल जो है थोड़ा अपने हिसाब से काम करेगा, यूएस इसको हेल्प करने के लिए आ रहा है। और ये इस बात के इंडिकेशंस हैं कि G7 की जो मीटिंग हुई थी, G7 की मीटिंग के बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीटिंग को छोड़ दिया और छोड़कर वो यूएसए आए, क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होने जा रहा है। हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, वॉर हेड्स जो है उनको टारगेट कर रहा हो, वहां से उनको डिस्पैच कर रहा हो। ये खबर जो है वो पहुंची कहां तक, डोनाल्ड ट्रंप तक, और मीटिंग को बीच में छोड़ना पड़ा। तो ये पूरा घटनाक्रम है, और अब ईरान जो है पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान अपनी जगह पर है और इजराइल जो है वो भी अपनी जगह पर है। दोनों में अब जबरदस्त जो है वो वॉर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें नुकसान तो किसका होगा, जो ह्यूमंस हैं, जो जनरली आप लोग देखते हैं कि इसमें बच्चे महिलाएं जो हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान इसके अंदर होता है। खैर चलिए, तो वॉर जो है उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो सामने निकल कर आएगा। उधर रशिया ने जबरदस्त अटैक जो है वो करना शुरू कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। शायद आपने आज मॉर्निंग की ही न्यूज जो है वो पढ़ी होगी। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा, और जीवन के अंदर अगर चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं कर सके तो लाइफ में चेंज कभी भी नहीं आएंगे। तो आप लोग जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। टेक्निक्स मैंने बताई कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और बहुत मिनिमम प्राइस में। देखिए, इतना प्राइस जो है वो आप लोग पे कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए। ओके, आप लोग टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, दीपक इंदर ऑफिशियल, यहाँ पर मुझे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।